हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल LTR जीके स्टडी पे आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो पे फिर से। दोस्तों, आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान की जो हमारी है राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस को हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। जो हमारा चैप्टर नंबर यानी कि अध्याय नंबर है 5 हास्यकरण की समझ, इसके बारे में आज विस्तार से एक ही वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक टकटकी लगा कर देखिएगा तो ही आपको समझ में आने वाला है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। याद रखिएगा, ये बहुत ही बड़ा और हार्ड चैप्टर है क्योंकि हास्यकरण बहुत ही लोगों को समझ में नहीं आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम बात करते हैं किस पे, हास्यकरण की समझ में बात करेंगे आज इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे बहुत ही डिटेल्स में एक ही वीडियो में आपको पूरा कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट पॉइंट हमारा आ गया हास्यकरण। क्या आ गया दोस्तों? हास्यकरण हमारा आ गया। देखिए हास्यकरण के बारे में जानते हैं, आप सब एग्जाम्पल तो समझेंगे। कॉपी हम लोग पास लेते हैं, कॉपी में लिखते हैं हम लोग। जैसे बाएं साइड में एक लाइन छोड़ते हैं, खाली स्थान छोड़ते हैं ना, वही एक हास्यकरण है। देखिए क्या समझाया गया इसमें, देखिए ध्यान दीजिएगा जरा। कॉपी के पन्ने में बाईं ओर खाली जगह होता है, बाईं ओर खाली जगह होता है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता है। वहां आदमी लिखता है? नहीं, नहीं लिखा जाता है। उस पन्ने का हिस्सा कहा जाता है हास्यकरण। ठीक है, वही पन्ना का जो हिस्सा है जिसमें कोई काम काज का नहीं है, उसी को बोलेंगे हम लोग हास्यकरण। देखिए हास्यकरण का मतलब होता है जिसके किनारे या हास्य पर ढकेल दिया गया हो, उसको एक्स्ट्रा में छोड़ दिया गया, बेकार है, वो कुछ कर नहीं सकता। ऐसे में वह व्यक्ति चीजों के केंद्र में नहीं करता, चीजों को जो है केंद्र बीच में नहीं करता कुछ भी काम, वो चीजें हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उनके, लेते हैं आदिवासियों का एक एग्जाम्पल के तौर पर आदिवासी को उठाते हैं पहले, है ना। देखिएगा क्या है हसीकरण। तो आदिवासी कौन है, कौन है आदिवासी, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। तो आदिवासी शब्द का मतलब होता है दोस्तों जो मूल निवासी है, जहाँ रहते थे पहले से आ रहे हैं। ये ऐसा समुदाय है कि जो जंगल के साथ जीते थे। कौन? तो आदिवासी कहाँ रहते हैं? जंगल में। मैक्सिमम को देखने को मिल जाता है जंगल में ही, और वो गरीब होते हैं, अमीर नहीं होते हैं, याद रखिएगा। देखिए भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासी है। याद रखिएगा, भारत जो आबादी है पूरे भारत में कितना है अभी का, 140 करोड़ की आबादी। तो उसमें से 8% निकाल लो, उसमें से 8% निकाल लो, पता चल जाएगा कितना हमारे भारत में आबादी है आदिवासियों की। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन एवं औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में ही है। आप जितना भी देख लो, जंगल झाड़, इससे सारा कुछ हमको मिलता है, पेड़ पौधे फल फूल कंद मूल, ये सारा कुछ कहाँ से मिलता है? जंगल से ही मिलता है दोस्तों। याद रखिएगा, तो कहाँ से? खनिज हो गया, सारा कुछ आपको जंगल से ही मिलता है। देखिए ध्यान से आराम आराम से चलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, बस मैं यही चाहता हूँ दोस्तों। और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, क्योंकि उससे भी ये सारा कुछ सीख सके और पढ़ सके। ठीक है, जिनका पास पैसा ना हो। देखिए अब बात करते हैं जमशेदपुर का, बात करते हैं जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, भिलाई का नाम आपने सुना होगा। भारत में 500 से ज्यादा तक आदिवासी समूह हैं। कितने? 500 से ज्यादा आदिवासी समूह है, समूह का बात हो रहा है। और आदिवासी जो लगभग जनसंख्या है वो कितनी आदिवासियों की है? तो भारत में 8% पे नापा गया है। और जो समूह है वो 500 से ज्यादा समूह है, जिसमें आपका आता है महत्वपूर्ण है छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफी ज्यादा है। ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पे आदिवासी बहुत ही ज्यादातर बिलोंग करते हैं, रहते हैं। याद रखिएगा, इसको आप नोट डाउन भी कर लीजिएगा इसको। ठीक है, इसे तो कलर चेंज करते हैं आपको ज्यादातर समझ में आ सके, तो यहाँ से लेकर के आप यहाँ तक इसको नोट बना लीजिएगा। ठीक है, याद रखिएगा, ये VPI है, सवाल पूछ सकता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, तो आप आगे बात करते हैं जनजातीय धर्म। अब इसे धर्म क्या है इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, है ना। देखिए जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था, मतलब विकास होने से पहले ही अस्तित्व में था, पहले से ही वहां पर था, या जो अब भी राज्य के बाहर है, अभी भी राज्य के बाहर है। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। कौन? तो जनजाति जो पद है एक वैधानिक पद है जो हमारे आदिवासियों को इस्तेमाल में होने वाला पद है। याद रखिएगा, भारत के संविधान के अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग हुआ है। किसका? अनुसूचित जनजाति का प्रयोग हुआ है कहाँ पर? तो हमारे भारत के संविधान में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। और
इसके लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं, इसके लिए आरक्षण भी होंगे, प्रावधान दिए गए। अब गरीब दुखा को बढ़ाने के लिए भी कुछ कुछ बातें कहेंगे, ये देखिए भी धीरे धीरे आगे चलिए। आगे बात करते हैं अभी हम लोग भारत में जनजातियों की संख्या। भारत में जनजातियों की संख्या कितनी है याद रखिएगा। तो बात करते हैं 1991 की जनगणना के अनुसार, यहाँ 2011 की जनगणना के अनुसार नहीं लिया गया है। यहाँ बात करते हैं 1991 की जनगणना के अनुसार, तो ये जनसंख्या थी भारत की आदिवासियों की, ठीक है, याद रखिएगा। 6,77,58,380 थे भारत में जनजातियों की संख्या थी, याद रखिएगा। अब इसमें भाषा कितने बोले जाते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से देखते हैं कि भाषा कितने कितने प्रकार की भाषा आदिवासी बोलती हैं। देखिए भारत में सभी आदिवासी समुदाय की अपनी विशिष्ट भाषा है, सब अपना अपना भाषा अलग अलग बोलते हैं, कोई कुरुरा, कोई संथाली, कोई मुंडेरा, अलग अलग भाषाएं हैं। भाषा विज्ञानियों ने भारत के सभी आदिवासी भाषाओं को मुख्यतः 3 भाषा में परिवारों में रखा है, जिसमें पहला आता है द्रविड़ और ऑस्ट्रिक और चीनी तिब्बती के नाम से रखा है। लेकिन कुछ आदिवासी भाषाएं भारोपीय भाषा किसकी, तो भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत भी आते हैं। आदिवासी भाषाओं किसकी, आदिवासी भाषाओं बात की जाए तो आदिवासी भाषाओं में भीली बोलने वाले की संख्या सबसे ज्यादा है। कौन सी, तो आदिवासी में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली संख्या है तो वह है भीली। कौन सी है, भीली, याद रखिएगा। जबकि दूसरे नंबर पर आता है वह है गोंड। कौन आता है, तो गोंड आता है, दूसरे स्थान पर है गोंड भाषा, और तीसरे स्थान पर है वो है संथाली भाषा। कौन है, संथाली भाषा, जिसको हम संथाली भाषा बोलते हैं। ये 3 भाषा हमारे सबसे प्रचलित है आदिवासियों में, याद रखिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं आदिवासी एवं प्रचलित छवियां, क्या क्या छवियां है उसके बारे में आदिवासियों के देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। हमें देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता है। स्कूल के उत्सवों में, सरकारी कार्यक्रमों या किताबों व फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में पेश में ही किया जाता है। वे रंग बिरंग कपड़े पहने हैं, ठीक है, सिर में मुकुट लगाए रहते हैं और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। कौन, तो आदिवासी लोग, ठीक है, याद रखिएगा। खास समुदाय के बिना बनाई छवियों में देखते चलते जाने की वजह से इस तरह के समुदायों के साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है, अक्सर कितना भेदभाव भी होने लगता है, याद रखिएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पर, थोड़ी देखिए आदिवासियों की ये छवि देख रहे हैं ना, देखिए आप सब देख सकते हैं। अब बात करते हैं आदिवासियों की विकास। अब विकास के लिए सरकार को कुछ ना कुछ तो नियम बनाना पड़ेगा ना आदिवासियों को डेवलप करने के लिए, तो उन्हें आरक्षण भी आएंगे, बातें भी देखिएगा, जरा सुनते जाओ ध्यान से, टकटकी लगा कर देखते जाओ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना है, ताकि वो भी जागरूक हो सके, पढ़ सके, याद रखिएगा। देखिए अब बात करते हैं 19वीं सदी, कब की बात बोल रहे हैं बेटा, 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों में ढका हुआ था। क्या था, जंगलों में ढका हुआ था ना, जंगलों से बिल्कुल ढका हुआ था। इस विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। जंगल का जबरदस्त ज्ञान होता है अभी भी आदिवासियों के पास, याद रखिएगा। कोई भी जानवर को पकड़ लेता है उन लोग। सारे वन संसाधनों के लिए आदिवासियों पर निर्भर थे। जितना भी संसाधन मिलते हैं हमें वन से, वो सब क्या थे, वो सब आदिवासियों पर ही डिपेंड थे, आदिवासियों पर ही क्या थे, डिपेंड थे, निर्भर थे। आज उन्हें हास्य एवं शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जा रहा है, हास्यकरण या फिर शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जा रहा है, याद रखिएगा। दोस्तों आगे बात करते हैं हम इमारती लकड़ी। अब हमें जंगल से क्या क्या मिलते हैं इनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए कहाँ, इमारती लकड़ी, खेती व उद्यानों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों के खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को भी भरमार रही है, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग। देखिए आराम से टकटकी लगा कर देखते रहो, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के बार बार छीना गया है। कहाँ से, आदिवासियों से उद्योगों के लिए जमीन छीनी गई है। सरकारी सड़कों से
पता चलता है कि खनन और खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वाले 50% से ज्यादा आदिवासी है। जितना रोड रोड बनता है, सड़क बनता है, खनन खुदाई होता है कहीं पे, इन परियोजनाओं से ज्यादातर मैक्सिमम तर 50%, कितने 50% आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, विस्थापित होना पड़ता है, जिसमें 50% लोगों की संख्या मानी गई है। अब बात करते हैं भारत में। देखिए थोड़ा, भारत में 54 राष्ट्रीय पार्क एवं 372 वन्य जीव अभयारण्य है। कितना भारत में राष्ट्रीय पार्क कितना है दोस्तों? तो 54 है, 54। और वन्य जीव अभयारण्य जो है वो कितने बड़े? तो 372 है। याद रखेगा। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। इसका क्षेत्रफल है 1,09,652 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 1,09,652 वर्ग किलोमीटर है इसकी क्षेत्रफल। याद रखिएगा किसकी? तो भारत में राष्ट्रीय पार्क और वन अभयारण्य का, ठीक है, वन्य अभयारण्य का ये क्षेत्रफल है। अब बात करते हैं दोस्तों आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। ये ऐसे इलाके के हैं जहां मूल रूप से आदिवासी रहते थे। क्या करते थे? आदिवासी रहते थे। अब उन्हें वहां से उजाड़ दिया गया, जहां वो रहते थे वहां से उजाड़ दिया गया, उन्हें विस्थापित होना पड़ा। क्या होना पड़ा? एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ा। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते हैं तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। घुसपैठ कहने लगते हैं आदमी, तो घुस के जबरदस्ती करके ये चीजें। अब बात करते हैं अल्पसंख्यक और हस्यकरण। तो अब अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, जो कम लोग हैं, अल्पसंख्यक लोग हैं, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से देख लीजिए ताकि आपको पूरी समझ में आ सके। देखिए बात करते हैं। देखिए हास्यकरण का अर्थ है कि किसी हास्य या किनारे पर ढकेलना, उसको हटा देना। ऐसे में वह व्यक्ति समाज के केंद्र या मुख्य धारा में नहीं रह सकता, मतलब समाज के बीच में नहीं रह सकता, वही हास्यकरण। जो समाज से बाहर है, एक अलग है, एक अलग तरीका से जी रहा है जिंदगी। अल्पसंख्यक समुदाय सामान्यतः ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत ही कम हो। जितनी जनसंख्या है उसके मुकाबले वो बहुत ही कम हो, तो वो हो गया अल्पसंख्यक। देखिए अब बात करते हैं अल्पसंख्यक की। थोड़ी ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट कर रहे हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक तो जरूर करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि वो भी पढ़ सके। दोस्त अपने दोस्त को पढ़ाना नहीं है, पढ़ाना अपने दोस्तों को भी है। देखिए तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इस तरह के क्लास ले पाए बिल्कुल फ्री में। तो बात करते हैं अब अल्पसंख्यक की तरफ, ठीक है। देखिए ऐसे समुदाय के लिए इस्तेमाल होता है अल्पसंख्यक जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत ही कम है। क्या होते हैं? जो आबादी है उनकी आबादी के मुकाबले बहुत ही कम है। लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही नहीं सीमित रहता, बल्कि इसके सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं बहुसंख्यक समुदाय की सांस्कृतिक, समाज और सरकार के अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकता है। संभव है कि छोटे समुदाय हास्य और सीखते चले जाएंगे, हास्य और सीखते चले जाएंगे। अब बात करते हैं थोड़ा मुसलमान और हास्यकरण। मुसलमानों में भी हास्यकरण है। देखिए तो बात करते हैं 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी आबादी थी भारत में। देखिए तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की आबादी, मुसलमानों की संख्या थी 14.2%। कितना? 14.2% है। इन्हें हास्यकरण समुदाय के मुकाबले उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के लाभ नहीं मिलते हैं। ये कम जनसंख्या थी, ये भी अल्पसंख्यक है मुस्लिम। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चलते हैं। देखिए हमारी थोड़ी बची है, हमारी क्लास कंप्लीट होने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ी बचा है। बात करते हैं सरकार 2005 में, क्या सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। 2005 में एक समिति का गठन किया गया, न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति। समिति का नाम था न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति की अध्यक्षता में बनाई गई। किसकी? तो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति को, जो 2005 में आया था। इसमें क्या क्या बातें थी, बातें थोड़ी जान लेते हैं। इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया, जाना, पहचाना, परखा उनके बारे में, मुसलमानों के बारे में, क्या इनकी स्थिति है, क्या क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में।
समिति की रिपोर्ट से पता चला कि वह विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक संकेतों को के हिसाब से मुसलमानों की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हास्य ग्रहण समुदाय से मिलती-जुलती है मुस्लिम समुदाय, याद रखिएगा। अब बात करते हैं मतलब कम थे, ठीक है? अब बात करते हैं मुसलमानों के लिए आर्थिक व सामाजिक हास्यकरण के कई पहलू थे। इसमें कौन के पहलू थे इसके बारे में जानते हैं थोड़ी? इसके रीति-रिवाज और व्यवहार मुख्यधारा के मुकाबले काफ़ी अलग था, किसे? मुसलमानों की। कुछ मुसलमान में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज टोपी की चलन दिखाई देती थी। ये सब मुसलमानों की पहचान है। अब बात करते हैं कुछ अलग पॉइंट है, जिसमें है आपका घेटोइज़ेशन। क्या है? घेटोइज़ेशन के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, जो हमारी लास्ट पॉइंट होंगी घेटोइज़ेशन। देखिए, घेटोइज़ेशन या घेटो घेटोइज़ेशन से अभिप्राय है किसी भी अल्पसंख्यक जाति या समुदाय को बाकी समुदायों या जातियों से अलग-थलग कर देना, इसे बोलते हैं घेटोइज़ेशन, ठीक है? ऐसे समुदाय या जाति के लिए शहर या गाँव के किसी भी कोने में एक अलग स्थान या कहे कि रहने की व्यवस्था की जाए, उसे हम लोग कहेंगे घेटोइज़ेशन, ठीक है? उसे कहेंगे घेटोइज़ेशन। तो दोस्तों, हमारा ये पे चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको पूरी क्लासेस जीके, जीएस की क्लासेस पूरी मिल सके। बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड क्लासेस पूरी आपको मिल सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।